दोस्तों फिल्म की शुरुआत में वह सरा दिखाई जाती है जो अपने दिन की शुरुआत अपने पिता जोएल के लिए बर्थडे गिफ्ट के रूप में नाश्ता बना के करती है और उसके अंकल टॉमी भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं। खाना खाते टाइम वो रेडियो पर सुनते हैं कि इंडोनेशिया में कुछ गड़बड़ी हुई है। स्कूल जाने से पहले सरा अपने डैड की टूटी हुई घड़ी को ठीक करवाने के लिए कुछ पैसे लेने के लिए चुपके से उसके ड्रॉयर को चेक करती है। यहाँ वो उसके पिता द्वारा छिपाए हुए चाकू के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। जिसके बाद जब वो घर छोड़ते हैं तो वो पाते हैं कि उनका पड़ोसी डैनी अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल कर रहा है जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी है और व्हील चेयर पर गंभीर स्थिति में रहती है। तब डैनी उन्हें कहता है कि वे कुछ समय से उन्हें मिलने नहीं आए, इसीलिए जोएल बिजी होने का बहाना बनाता है और प्रॉमिस करता है कि सरा फ्री होकर उनसे मिलने जरूर आएगी। जिसके बाद स्कूल के बाद सरा अपने डैड की घड़ी ठीक कराने के लिए शहर में आती है। जब दुकानदार घड़ी में काम कर रहा होता है तो अचानक उसकी वाइफ आती है जो काफी डरी हुई दिखती है और जल्दी से शॉप को बंद कर देती है। दुकानदार को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा करने के लिए जल्दी करता है ताकि सरा वहां से जा सके। उसी शाम सरा अपने पड़ोसियों से मिलने जाती है और टैनी की वाइफ कोनी को बताती है कि उसने रास्ते में बहुत सारी पुलिस देखी, लेकिन कोनी ने न्यूज पर ऐसा कुछ भी नहीं सुना। वहाँ घर में डीवीडी का एक बड़ा सा कलेक्शन है और सरा से चेक करने लगती है। तभी उसके पीछे बूढ़ी ग्रैंड मदर को एक अजीब तरह का दौरा पड़ जाता है। वो हिलने डुलने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, लेकिन सारा इसे नोटिस ही नहीं कर पाती और एक डीवीडी अपने बैग में रख लेती है। बाहर जाते टाइम वो देखती है कि कुत्ता बूढ़ी ग्रैंड मदर को सुकता से कूरे जा रहा है। जब वो बाहर निकलती है तो बहुत सारे आर्मी प्लेन्स को शहर के ऊपर से जाते हुए देखा जाता है। जिसके बाद रात में वो टीवी में सुनती है कि पूरे शहर में हिंसक घटनाएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने इसके पीछे का रीजन नहीं बताया। तभी जोएल के घर आने पर वो टीवी को बंद कर देती है और उसे जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में एक घड़ी और डीवीडी देती है। इसलिए वो दोनों इस फिल्म को एक साथ देखने का डिसाइड करते हैं। हालांकि सरा सो जाती है। अचानक जोएल को किसी का फोन आता है और वो सरा को बिस्तर पर लिटा देता है और अपने ट्रक में निकल जाता है। 3 घंटे बाद सरा जागती है और बाहर से हेलीकॉप्टर और लोगों के चीखने का शोर सुनती है। जब वो घर में अपने पिता को नहीं पाती तो टीवी देखती है। या उसे घर से बाहर ना निकलने की वार्निंग टीवी पर दिखी मिलती है। तब अचानक से खिड़की पर हुए शोर को सुनकर वो अचानक से चौंक जाती है। पड़ोस के घर का कुत्ता उसे कुछ सिग्नल दे रहा था जो कि काफी डरा हुआ है। सरा उसे शांत करने के लिए बाहर जाती है और उसे घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता किसी खौफ के कारण घर में नहीं जाना चाहता था और खुद को सरा से छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। सरा की समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ता अपने ही घर में जाने से क्यों डर रहा है। तभी सरा पड़ोसियों को देखने जाती है और सभी लाइटें बंद होने की वजह से उसे फर्श पर खून तक नजर नहीं आता जब तक वो उस पर कदम नहीं रखती थी। वो टैनी का खून था जो फर्श पर घायल पड़ा है और मदद के लिए भीख मांग रहा है। सरा ये सोचकर उसके पास जाती है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, लेकिन बूढ़ी ग्रैंड मदर को मरे हुए कोनी को खाते हुए देखकर वो चौंक जाती है। ग्रैंड मदर के मुंह से कुछ अजीब सा फंगस निकल रहा था और जब वो सारा को नोटिस करती है तो उस पर भी हमला कर देती है। इसीलिए सारा घर से भाग जाती है। इसी वक्त जोएल और उसका भाई टॉमी एक ट्रक में वहां जाते हैं। ग्रैंड मदर उन पर हमला करने घर से बाहर आती है और जोएल उसे मारने से हिचकिचाता नहीं है, ये समझाते हुए कि उन्होंने लोगों को शहर में किसी तरह इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर हमला करते हुए देखा है और इसका एकमात्र समाधान इन्फेक्टेड लोगों को मारकर खुद को बचाना है। तब वो लोग वहां से ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं और जोएल सारा को बताता है कि वो कहते हैं कि किसी तरह का वायरस या परजीवी है और शहर के कई लोग इस वायरस से प्रभावित हुए हैं और शायद जब उनके पड़ोसी ग्रैंड मदर को चेकअप के लिए शहर के अस्पताल लेकर गए थे वहीं से वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। शहर से बाहर जाते टाइम वो देखते हैं कि घर में आग लगी हुई है और लोग लिफ्ट के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन जोएल टॉमी को उन पर ध्यान ना देने के लिए कहता है। जब वो हाईवे पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया है। टॉमी मैदान के माध्यम से ड्राइव करने की कोशिश करता है, लेकिन सेना पहले आ चुकी है, पूरे एरिया को ब्लॉक कर रही है। वो शहर को पार करने के लिए ट्रक को घुमाते हैं और नॉर्थ की ओर जाते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें मैक्सिको जाने के लिए कोई साफ सड़क मिल जाए। आर्मी प्लेन जमीन के काफी करीब से उड़ रहे हैं और शहर में लोग बहुत डरे हुए हैं और शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और कारों में गुजरने के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं। टॉमी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक को अब घेर लिया गया है। तभी आर्मी वहां पर एक बम गिरा देती है। उनका ट्रक विस्फोट की चपेट में आ जाता है और पूरा परिवार कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। जब सरा को होश आता है तो वो पाती है कि उसके टखने में चोट लगी है और जोएल इसकी सावधानी से ट्रक से बाहर निकलने में मदद करता है। उसी वक्त एक कार ट्रक से टकरा जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिससे वो गली बंद हो जाती है जहां टॉमी खड़ा था। तब दोनों भाई शहर के बाहर मिलने का फैसला करते हैं। तेजी से जाने के लिए जोएल सारा को उठा लेता है और सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है जब संक्रमित लोगों से भरी हुई है जो मासूमों को खा रहे हैं। एक संक्रमित आदमी उन्हें देखता है, उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इसीलिए जोएल उससे बचने के लिए दुकानों और घरों के अंदर भागना शुरू कर देता है। संक्रमित आदमी हार नहीं मानता और उनका पीछा करता रहता है जब तक कि वे वापस बाहर नहीं आ जाते। जहां पर वो उन पर हमला करने वाला होता है कि अचानक
अचानक उसे एक आर्मी सोल्जर गोली मार देता है। जोएल मदद मांगता है, ये समझाते हुए कि वो संक्रमित नहीं है, लेकिन सैनिक को तब भी उन्हें मारने का आदेश मिलता है। जब वो आर्मी सोल्जर गोली मारता है तो जोएल रास्ते से हट जाता है और सेरा को गिरा देता है। तब एक गोली उसके शरीर को छू के निकल जाती है। सोल्जर फिर से गोली मारने वाला होता है, लेकिन उसी समय टॉमी वहां जाता है और उस सोल्जर को निपटा देता है। जोएल सेरा को देखने के लिए भागता है और ये जानकर टूट जाता है कि गोली ने उसे केवल इसलिए नहीं मारा था क्योंकि गोली सारा के शरीर से गुजर कर आई थी। वो खून को रोकने की कोशिश करता है और सारा को बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तभी सारा वहीं मर जाती है। 20 साल बाद बॉस्टन एक क्वारंटाइंड बंजर भूमि बन गया है दोस्तों। सीमा पर लगातार सेना की नजर है। लोग सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी छोटी मोटी नौकरी करते हैं, लेकिन लोगों के लिए काफी मुश्किल जिंदगी है। एक समय एक छोटा बच्चा जो बाहर खो गया था असाइलम के लिए आता है और सैनिक बच्चे को जरूरी जांच करने के लिए अंदर ले जाते हैं। तब एक सैनिक बच्चे से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से टेस्टिंग मशीन संक्रमण का संकेत देती है, इसलिए बच्चे को एक घातक इंजेक्शन दे दिया जाता है। कुछ देर बाद बच्चे के शरीर को एक ट्रक से उस जगह पर भेज दिया जाता है जहां वो संक्रमित लोगों को चलाते हैं। जोएल कभी कभी यहाँ काम करता है और इतने लंबे समय के बाद इस बात से वो परेशान नहीं होता कि उसे जवान लाशों को आग में फेंकना पड़ता है। वो अक्सर दूसरे काम मांगता है, जैसे सड़क की सफाई, जिससे कि उसे थोड़ा पैसा मिल सके, लेकिन गुप्त रूप से वो एक तस्कर के रूप में भी काम कर रहा है। एक दोपहर वो उस जगह जाता है जहाँ बिना परमिशन क्वारंटीन जोन में एंटर करवाने लोगों को मौत की सजा दी जाती है। यहाँ उसे एक सिपाही मिलता है जो उससे अवैध चीजें खरीदता है और बदले में पैसे के साथ कुछ सिगरेट्स भी देता है। सिपाही उसे ये भी बताता है कि उसे एक ट्रक मिल गया है जिससे वो जोएल को बेच सकता है। वो कुछ दिनों में लेन देन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। जब रिश्वत लेने वाले सैनिक रखवाली के लिए तैनात होंगे, अभी के लिए सिपाही उसे रात में घर में रहने की सलाह देता है, क्योंकि कुछ लोगों का ग्रुप जिन्हें फायरफ्लाइज के नाम से जाना जाता है शहर में बहुत गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं और गार्ड्स को उनको शूट एंड साइट के ऑर्डर्स दिए गए हैं। सैनिक जिस ट्रक को देने वाला है उसमें बैटरी नहीं होगी, इसलिए जोएल की दोस्त एक डीलर के साथ बातचीत कर रही है ताकि वो उसे हासिल कर सके। वास्तव में इसके लिए पैसा वो पहले ही दे चुकी थी, मगर डीलर ने बैटरी किसी और को बेच दी थी और उसने पैसा खर्च कर दिया था। जब वो जवाब मांगने आई तो डीलर के बॉडीगार्ड्स ने गलती से टेस्ट को पीक दिया और अब डीलर उसे जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वो जोएल से डरता है। इसी बातचीत के दौरान बाहर एक जोर का विस्फोट होता है जो दीवार को उड़ा देता है और अंदर सभी को घायल कर देता है। तब टेस देखती है कि डीलर चला गया और उसे वहां से भागने का मौका मिल गया। बाहर आने पर उसे पता चलता है कि किसी ने सेना के ट्रक पर बॉम्ब लगाया था। टेस दूर जाने की कोशिश करती है क्योंकि अलार्म लोगों को एरिया को खाली करने की वार्निंग दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि फायरफ्लाइज और सेना सड़क के बीच में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तब अपने हाथ ऊपर उठाकर वो सेना से मदद मांगती है कि वो फायरफ्लाइज में से नहीं है, मगर फिर भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच फायरफ्लाइज के ठिकाने पर एली बार चल रही गड़बड़ी को सुनती है जिसे काफी हफ्तों से बांध कर रखा गया था। उसने फायरफ्लाइज को अपना नाम वेरोनिका बताया। जब भी कोई डॉक्टर जांच के लिए आता है तो उसे स्वस्थ बताता है, लेकिन अब एली उसके ऊपर बार बार होने वाले एक ही टेस्ट से परेशान हो चुकी है और अपने सवालों के जवाब जानना चाहती है। दूसरी तरफ जोएल अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसके पास एक पुराना रेडियो है और लोग उसे पैसा देकर बाहरी दुनिया की खबरें जानते हैं। जोएल इसे सैनिक द्वारा सी गई सिगरेट देकर अपने भाई टॉमी के बारे में पूछता है जो सालों पहले व्योमिंग भाग गया था, लेकिन 3 हफ्तों से उसका कोई मैसेज नहीं आया है, जो कि सिंपल बात नहीं है, लेकिन आज भी कोई खबर नहीं और जोएल उसका वेट करते करते थक चुका है और उससे व्योमिंग टावर की लोकेशन के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे लोकेशन दे देता है, मगर साथ ही उसे सावधान भी करता है कि बाहर जाना काफी खतरनाक है क्योंकि वहाँ इन्फेक्टेड लोगों के साथ साथ लुटेरों से भी खतरा है। तब जोएल घर जाता है और सभी चीजों को बाहर निकालता है जो उसने भागने के लिए इकट्ठा की थी और मैप के जरिए व्योमिंग टावर जाने का प्लान बनाना शुरू कर देता है, जिसके दौरान वो काफी शराब पी लेता है और तब पता चलता है कि उसकी घड़ी फिर से टूट गई है, मगर वो अपनी बेटी को याद करने के लिए इसे पहने रखता है। आखिरकार वो सो जाता है। जब टेस अंत में घर आती है वो उसे जगाने के बजाय बस उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह जोएल टेस को लगी चोटों को देखता है और टेस उसे उसके साथ हुई सभी घटनाओं के बारे में बता देती है। जोएल गुस्सा जाता है क्योंकि टॉमी को खोजने के लिए उसे बैटरी की जरूरत है और टेस उसे यकीन दिलाती है कि जिसने भी बैटरी खरीदी है उसे खोज लेंगे और जबरदस्ती से वापस ले लेंगे। इसी बीच फायरफ्लाइज के ठिकाने पर लीडा मार्लिन से उसके लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बिना किसी कारण के उन्हें जंजीर से बंधी एक अनजान लड़की के लिए आर्मी के साथ फाइट करके अपने लोगों को खोना पड़ रहा है। तब मार्लिन बताती है कि ऐसा करके वो आर्मी का ध्यान भटका रहे हैं ताकि आज रात वो एली को रेडियो टावर तक सुरक्षित ले जाने के लिए निकल सकें, और वो एक पेपर पर उन्हें इसके पीछे का कारण भी बताती है कि एली खास क्यों है। दूसरी तरफ जोएल और टेस मुखबिरों को पैसा देकर बैटरी की जानकारी लेते हैं और उसे लेने के लिए एक छिपी हुई सुरंग के माध्यम
माध्यम से बिल्डिंग में एंटर करने के लिए सहमत होते हैं। इस दौरान एली जंजीर को तोड़ने की कोशिश करती है जिससे वो बंधी है, मगर तभी अचानक मार्लिन वहां पे आ जाती है और एली को उसका बैग देती है जिसमें उसका एक चाकू भी है जो उसे काफी पसंद है। आखिरकार वो उसकी जंजीरों को खोल देती है और उसे बताती है कि क्यों वो सबके लिए खास है, जिसे उसे अपनी सेफ्टी के लिए किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जोएल और टेस बिना किसी की नजर में आए पुराने मेट्रो सुरंगों के जरिए शहर के नीचे से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो एक डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ असल में बिल्डिंग में एंटर करने के लिए रास्ता होना चाहिए था, लेकिन तब उन्हें बारूद की गंध आती है और फर्श पर खून टपकता दिखता है। वो जब अंत में कॉरिडोर पर प्रवेश करते हैं तो वो डीलर और उसके आदमियों को मरा हुआ पाते हैं। यहाँ बैटरी को देखकर पता चलता है कि बैटरी खराब थी और वो सभी लोगों के साथ स्कैम करने के लिए मारे गए। तभी अचानक उन्हें दूसरे कमरे से आवाजें सुनाई देती हैं और जब जोएल चेक करने जाता है तो एली उस पर हमला कर देती है, जिसे वो जल्दी से दूर धकेल देता है। जोएल एली के चाकू को अपने पैर के नीचे दबा लेता है और मार्लिन और उसके फॉलोअर्स पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने पहले बैटरी खरीदने की कोशिश की थी। तब जोएल मार्लिन पर यह आरोप लगाता है कि वो वही है जिसने टॉमी को उसके खिलाफ कर दिया था, मगर मार्लिन के पास बहस के लिए टाइम नहीं था। वो उसे समझाती है कि उसने एली को आज रात क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकालने की जरूरत है क्योंकि वो और उसके साथ ही घायल हैं और वो अब ऐसा नहीं कर सकते। और मार्लिन चाहती है कि जोएल ऐसा करे क्योंकि वो एक स्मगलर है और वो बताती है कि पुराने स्टेट हाउस में पुराने फायरफ्लाइज की एक टीम उनका वेट कर रही है और वादा करती है कि अगर वो एली को बिना किसी खरोच के वहां ले जाते हैं तो वो जोएल को उसकी जरूरत की सभी चीजों का भुगतान कर देंगे। जिसके बाद जोएल और टेस उस पर चर्चा करते हैं और इस डील के लिए मान जाते हैं, लेकिन एली को ये पसंद नहीं आता और मार्लिन उसे विश्वास दिलाती है कि उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता है। एली अपना चाकू वापस लेती है और जोएल और टेस के साथ जाने से पहले अपना बैग उठा लेती है। उन्हें रात ढलने का इंतजार कर रहा है, इसलिए फिलहाल वो जोएल के घर रुकते हैं। जोएल तब तक सोने का डिसाइड करता है जब तक कि जाने का टाइम ना हो जाए। कुछ घंटे बाद जोएल जागता है और एली को ये कहते हुए सुनता है कि वो दीवार की दूसरी तरफ जाना चाहती है क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ में शहर से बाहर कभी गई नहीं है। जोएल सोचता है कि एली शहर के किसी इंपॉर्टेंट लीडर की बेटी है, लेकिन एली अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसी समय टेस वहां आती है और बताती है कि जाने का टाइम हो गया है। आर्मी लोगों को कर्फ्यू के बारे में बताने के लिए पूरी रात सड़कों पर गश्त करती है, मगर टेस और जोएल एली को साथ लेकर एक विशेष सुरंग के जरिए शहर की सीमा के बाहर निकल आते हैं। एली को विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सच में उस क्वारंटीन शहर से बाहर आ गई है और बिना किसी इमारत वाले आकाश को देखकर वो चकित हो जाती है। सेना और मिलिट्री लाइट से बचते हुए तीनों छिपते छिपाते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वो एक पुरानी दीवार के पास पहुंचते हैं तो एक सैनिक उन्हें देख लेता है। वो टेस की रिश्वत भी ठुकरा देता है और वो तुरंत उन्हें घुटनों पर बैठने को कहता है और मशीन से उनकी जांच करता है। जोएल और टेस ठीक हैं, लेकिन जब वो एली के पास जाता है तो वो अपने चाकू से उसके पैर पर वार कर देती है। सैनिक उसे मारने के इरादे से एली पर अपनी बंदूक पॉइंट करता है। तभी जोएल को वो रात याद आती है जब उसने अपनी बेटी सरा को खो दिया था। तब जोएल सैनिक पर हमला करता है और उसे तब तक पीटता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। टेस सिपाही की परीक्षण मशीन उठाती है और एली के संक्रमित होने का पता चलते हुए चौंक जाती है। जोएल को उसकी आवाज में डर साफ साफ दिख रहा है, मगर तभी एली तुरंत अपने हाथ पर निशान दिखाती है जो कि काफी पुराना था, जिससे पता चलता है कि उसे कई दिनों से संक्रमण है, लेकिन ये फैला नहीं है, जिसका मतलब है कि वो इम्यून है और वो बदलेगी नहीं। तभी वह सेना को करीब आता हुआ सुन सकते थे, इसीलिए वो चर्चा को बाद के लिए छोड़ने का फैसला करते हैं और वेंस में एक छेद के माध्यम से वहां से निकल जाते हैं और अंत में शहर को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।